वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। अल्लाह ताला ने हमें अनगिनत नेमतों से नवाजा है और उसी में हमारे हवास खमसा का भी शुमार होता है। लेकिन कुरान हकीम में जब अल्लाह ताला हमें रिफ़्लेक्ट करने, गौर व फ़िक्र करने की एक तरह से सलाह देते हैं, हुक्म देते हैं, तो कहा जाता है कि क्या आंखें रखते हुए भी तुम देखते हो? क्या देखते और समझते हो चीज़ों को? तुम्हारे इर्द गिर्द कितनी निशानियाँ हैं, क्या तुम उनके ऊपर रिफ़्लेक्ट करते हो? और सबसे बढ़कर ये कि आवाज़ होने के बावजूद क्या तुम उनके लिए आवाज़ बनते हो, उठाते हो, जो सबसे ज़्यादा मज़लूम हैं या इस माशरे के अंडर सर्व्ड लोग हैं। मेरे आज के मेहमान यकीनन ऐसे ही सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों की आवाज़ बने, जिनको हमारी सितम ज़रीफ़ी है कि हम देख कर भी अनदेखा करते हैं और वो अपने आप को हालात के और सूरत हाल के ऐसे शिकंजों में पाते हैं कि जहाँ इनके जैसे लोग अगर उनकी मदद को ना पहुँचें तो उनका कोई वाली वारिस ना हो। इस तरह की बहुत सारे लोगों की ना सिर्फ मदद की है बल्कि कई दिहाइयों पे मुहित इनकी अनथक मेहनत, इनकी फाउंडेशन से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। हम बात कर रहे हैं जी अंसार बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल की, जो कि एक कलीदी किरदार अदा करती है जब हम ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करते हैं। 250 से ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड याफ्ता हमारे आज के मेहमान यकीनन एक मशअल राह हैं, एक ऐसी हमारे मुल्क का एक ऐसा असासा है जिन पे हमें फ़ख्र है। हमारा ख़ित्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेके बच्चों की ट्रैफिकिंग, मुख्तलिफ़ किडनैपिंग्स, मुख्तलिफ़ नारकोटिक्स से रिलेटेड, यानी कौन सा ऐसा जुर्म है जिसका ताना बाना, जिसके नेटवर्क्स यहाँ से नहीं जाते और मासूम लोगों को अपने शिकंजे में नहीं धर लेते। लेकिन 1980 से शुरू होने वाली इनकी ये जद्दोजहद ऐसे लोगों की मदद को पहुँची। इनकी अपनी लाइफ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि ना सिर्फ इनको मौका मिला पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अदबार, मुख्तलिफ़ सरबराहान, मुख्तलिफ़ हुकूमतों, बल्कि दुनिया भर के बेस्ट नोन ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स के साथ काम करने का। एक ऐसी समाजी शख्सियत जिनको ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के पहले ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर रह चुके हैं, UN एक्सपर्ट एडवाइज़र भी हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं अंसार बर्नी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत आपने शुक्रिया। इतनी सारी बातें कह दी कि मैं सोच रहा था कि मैं इसमें से किस बात को मैं वहाँ से शुरू करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू अंसार भाई, वेरी मच। आपकी आमद का बहुत खुशी हो रही है आपको आज यहाँ देखकर। आपकी एलिया शाहीन भाभी भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ख़ास तौर पे आपको ये बताते चलें कि वैसे तो दरिया को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ होगा आज की हमारी ये गुफ्तगू भी, और दूसरा अंसार भाई का जो तजुर्बा रहा है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर काम करने का, मुख्तलिफ इस तरह के जो समाजी मसले हैं उनका हल तलाश करने का। लेकिन हाल ही में इनकी स्वाना हयात, इनकी ऑटोबायोग्राफी का इजरा हुआ एट द कराची प्रेस क्लब, जो कि को रिटन एंड एडिटेड बाय शहर बानो रिजवी एंड तस्नीम प्रेम जी चामड़िया है। आपको दिखाते चले जी, ये किताब यहाँ पे मौजूद है जो इनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी का एक अहाता करती है, जो बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस रहे, कहाँ कहाँ से प्रेशर आता है। कोई भी अच्छा काम करना माशरे में आसान नहीं होता, तो आप ये किताब हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देगी, सो प्लीज़ पिक इट अप। अंसार भाई, सबसे पहले तो किस तरह इरादा किया अपने तमाम तजुर्बों और ज़िंदगी को इस किताब में समोने का? मेरा तो इरादा बिल्कुल नहीं था क्योंकि ये जो कुछ भी है परवरदिगार काम लेता है, इज़्ज़त हम जैसे गुनहगारों को अता कर देता है, ये सब उसकी अता है। और जब वो हाथ थाम लेता है तो सारी मुश्किलें आसान होती चली जाती हैं। ये मैं कतर गया हुआ था तो वहाँ कुछ मेरी स्पीच भी थी, तो शहर बानो वहाँ बैठी हुई थी। उन्होंने कहा आप लिखते क्यों नहीं हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी हम देख रहे हैं सारी इन्हीं चीज़ों से भरी हुई है, तो आप कुछ दुनिया में छोड़ के क्यों नहीं जाते। तो मैंने कहा लिखें। वो एकदम घबरा गई कि मैं कैसे लिखूं। मैंने कहा मैं बोलता जाऊंगा अपनी ज़िंदगी को, आप उसको डिटेल करती जाइए जी। तो ये वहाँ हुआ। असल में मेरी ज़िंदगी का जो काम शुरू हुआ वो 1971 में हुआ, जब मैं स्कूल में था जी। वार हो रही थी। वार के दौरान मैंने स्कूल से निकल के सिविल डिफेंस के ऑफिस गया और मैंने कहा मैं अपनी सर्विसेज पेश करना चाहता हूँ। तो मेरी सर्विसेज में ये था कि गाड़ियों की लाइटें बंद कराएं, सायरन के वक्त लोगों को घरों से निकाल के खंदक तक पहुँचाएँ। तो उसमें मुझे पहला अवार्ड मिला सिविल डिफेंस का, इंसानी खिदमात के एतराफ़ में। फिर 81 में मैंने ट्रस्ट की बुनियाद डाली
और वो मेरी अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा ये था कि मुझ पे एक ऐसे जुर्म की सज़ा थी जो मैंने किया ही नहीं था। मुझ पे इल्ज़ाम था कि मैंने अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब के मज़ार पे तकरीर की है इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट मार्शल लॉ। उस दिन मैं कराची में था ही नहीं, तो मैं हैरान था कि मैं तो था ही नहीं, तो मुझे तो कुछ नहीं। लेकिन हुक्म जब आते हैं तो हुक्म तो फिर चला ही जाते हैं। आप बताइए कि समाजी और ख़िदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना दुनिया में कहीं पे भी मुश्किलात से आरी तो नहीं है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे हमारे इन्वायरमेंट में किस किस तरह के प्रेशर से आपको गुज़रना पड़ा? आप ये पूछिए कि किस किस प्रेशर से नहीं गुज़रना पड़ा, क्योंकि मैंने अपना ईमान रखा हुआ है कि मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है उसकी अता है। जब उसकी अता है तो हर मुश्किल आसान होती जाती है। बस एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि चाइल्ड कैमिल जोकीज़ आपने सुना होगा, उसके अंदर 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा ऊँट पे बांधा जाता था, उसको दौड़ाया जाता था, वो ऊँट से गिरता था, वो तफरीह होती थी, ऊँट उस पर से गुज़र जाता था, पेट फट जाता था, दिमाग फट जाता था और वो तफरीह होती थी। उस पे हमने आवाज़ उठाई और आपको मैं कैसे बताऊं कि सब ने कहा कि मार दिए जाओगे। मैंने कहा मार नहीं दिया जाऊंगा, शहादत नसीब होगी। एक बच्चों की ज़िंदगियां बचाना, और दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों बच्चे, थाउजेंड्स, पूरे खलीज में, पूरे अरब ममालिक में। अल्लाह का नाम लेके निकले, शाहीन साथ थी मेरे, ट्रस्ट पूरा मेरे साथ था। हमने फिर आवाज़ उठाई और बिलाखिर हमें कामयाबी नसीब हुई। अब वहाँ पे रोबोट होते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि आप हमारे ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं शेखों के साथ। मैंने कहा आप शेखों के साथ ताल्लुकात बनाएं, मैं रब को राज़ी कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मेरी मुखालफत हो रही है और अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट मुझे इंटरनेशनल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हीरो डिक्लेयर कर रहा है बाय द स्टेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो मुश्किलात तो इतनी हुई कि आसान होती चली। अंसार भाई, ये जो आपने इशू उठाया इसके बारे में मज़ीद जानना चाहेंगे। खलीजी ममालिक में ये रविश, ये ट्रेंड कैसे आया था, और इसके लिए बिलखुसूस ये जिसको कहना चाहिए साउथ एशिया से, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान से ही बच्चों को किस तरह ट्रैफिक करके ले जाया ये जाता बच्चे था? बिकते थे और सॉरी टू से माँ बाप खुद भी इन्वॉल्व होते थे इन बच्चों को बेचने में। बल्कि एक वाक़े में तो एक औरत थी, उसका मुझे पता चला कि उसका बच्चा यहाँ पे गिर के मर चुका है। उसने दूसरा बच्चा दे दिया इसी काम के लिए। फिर मैंने आवाज़ उठाई, उसके घर गया, मैंने कहा बीबी, वो तीसरा बच्चा भी दे रही थी, 2 बच्चे उसके मर चुके थे। उसने कहा मेरे घर में लाइट है, मुझे और क्या चाहिए। तो मैंने कहा बीबी, मैंने तो ये सुना है माँ अपना खून बेच के अपने बच्चे को पालती है, तू बच्चे को मार के अपना पेट पाल रही है, तू माँ नहीं हो सकती, ये माँ नहीं हो सकती कभी भी। थोड़ा सा मैं इस पे भी थोड़ा सा वजाहत करना चाहूँगी कि ये जो ऊँट रेस की जो ट्रेडिशन है ना, ये तो उनके यहाँ सदियों से चली आ रही है, क्योंकि ऊँट वहाँ इस्तेमाल में होते हैं। तो जब इतना पैसा नहीं था और ज़ाहिर है मिडल ईस्ट इतना एडवांस नहीं था, तो उस वक्त वो अपने खुद बैठते थे या बच्चों को बिठाते हैं, बल्कि खुद ही। फिर टाइम के साथ साथ उन्होंने देखा कि ज़ाहिर अगर लाइटर बच्चा बैठेगा तो कम वज़न का होगा तेल। तो जैसे जैसे उनके पास पैसे ज़्यादा आ गए तो उन्होंने कहा भाई अपने बच्चे क्यों, अगर अपना बच्चा बैठेगा गिरेगा चोट लगेगा तो वाई नॉट। तो नॉट ओनली साउथ एशिया बल्कि अफ्रीका की भी कई कंट्रीज से भी ये लोग बच्चे, चाहे वो ट्रैफिक होकर भी आते रहे हैं, बिक कर आते रहे हैं, माँ बाप अपनी मर्ज़ी से भी भेजते रहे हैं, क्योंकि गरीब ममालिक के माँ बाप की भी थोड़ी ज़िंदगी बन जाती है। तो ये ट्रेडिशन इस तरह से, और इसमें बड़े बड़े इनामात होते थे। लेकिन शाहीन भाई भाभी, इसमें देखें ना कि इतना छोटा बच्चा जिसका हो सकता है उस वक्त कोई दस्तावेज़ात, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, माँ बाप ने अगर बेचा भी तो किस रास्ते से ये पहुँचता है खलीजी ममालिक? ये सारे ममालिक जो थे जी, उसमें इनको वीज़े की ज़रूरत इन बच्चों को नहीं थी। सही। ये बगैर वीज़े के जिस मुल्क में जाना चाहते थे, जहाँ ऊँट रेस होती थी, वहाँ पहुँचा दिए जाते थे। और कितना जुल्म, और इसमें मेरे ख्याल में सैकड़ों इनकी बच्चों चीखों की पे, ज़िंदगी इनकी चली चीखों पे लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की जहाँ तक बात है, आप सोचें ना, यहाँ से एक खातून 4 बच्चे लेके जा रही है, 5 लेके जा रही है कि मेरे बच्चे हैं तकरीबन सिमिलर एज के। तो ये हमारी भी कोताही है ना कि हम कैसे जाने दे रहे हैं, कैसे वो यहाँ से पास हो जाते थे। बिल्कुल, तो वो हमारी भी कोताहियाँ थी उसके अंदर, ठीक है, वो भी यूज़ कर रहे थे, हम भी इसका फ़ायदा उठा रहे थे। तो शाहीन भाई भी इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या अब ये रेसेस में, अब आपने कहा जैसे मैंने भी इस पे डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि रोबोट्स का इस्तेमाल होता है, क्या ये बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया गया है? टोटल
Total Total, जब इस पे total. पाबंदी लगी थी जी। कि नहीं बिठाएंगे तो हम उस वक्त खामोश नहीं हो गए थे। हम उसके बावजूद भी हम इस पे नज़र रखे हुए थे। रात को जंगलों में हाँ, जाके फिर इन्होंने रेस ये शुरू हुआ कर कि दी थी चूँकि छुप के। ये ट्रेडिशन का हिस्सा था तो लॉ बनने के बावजूद चोरी छुपे रेसेस होती रहीं। उन्होंने नाइट रेसेस शुरू कर दी, मुख्तलिफ जगहों पे छोड़ी, तो हम मुस्तकिल आवाज़ उठाते रहे अनटिल अनलेस कि ये कंप्लीट स्टॉप नहीं हो गया। बिल्कुल अच्छा, अब वो रोबोट्स फिर इनको हमने इन थाउजेंड्स, सैकड़ों की बात नहीं कर रहा मैं, जी। हज़ारों जी इन बच्चों को फिर वहाँ से निकाल के उनके ममालिक उनके घरों पे पहुँचाया गया, जो पाकिस्तान का अंसार बढ़ने को निकाल दें, छोड़ दें। जलन और हसद तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ ना हो तो फिर कुछ रहता ही नहीं है। हज़ारों बच्चों को उनके घरों पे पहुँचाया गया। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रेडिट था कि दुनिया के मुख्तलिफ गरीब ममालिक में उन बच्चों को निकाल के उनके घरों तक पहुँचाया गया, उन्हें कंपनसेशन दिलाया गया। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तानी है ना, हम अपनी अच्छाइयों पे भी एक तरह से पर्दापोशी कर लेते हैं। मैं ये तो कहता हूँ खुद क्रेडिट ले लो। खुद क्रेडिट नहीं, अच्छा क्रेडिट की भी मैं कहती हूँ जंग नहीं है अंसार भाई। यहाँ पे अहम बात यह है कि दुनिया भर में होने वाला है एक बहुत ही मुजरिमाना गफलत और मुजरिमाना कदम, जिसमें एक बड़ा किरदार है पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का, अंसार बरनी भाई का, कि उसको पूरा डिसमेंटल किया गया। लेकिन हमारा अपना जो एक कहना चाहिए ना कि सेल्फ इस्टीम है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट आजकल इतनी लोअर किसी स्टार्टअप पे पड़ी हुई है कि हम अपनी अच्छाइयों को भी देख नहीं पाते। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर कॉल करके बताएं कि ये जो इतना बड़ा कारनामा है जिसको हम देखकर अनदेखा करते हैं, बात नहीं करते इसके बारे में, उसके लिए आप कुछ कहना चाहें? ये बहुत बड़ी इंसानियत की खिदमत है। पता नहीं कौन सी सिचुएशंस में एक माँ बाप ये फ़ैसला करते हैं कि वो अपने नन्हे बच्चों को इस तरह के किसी अमल में का हिस्सा बनाएं, बेच दें या अपने से दूर कर दें, लेकिन जब वो वापस आते हैं इनकी रिहैबिलिटेशन अपने आप में कितना बड़ा अमल है। अंसार भाई मुझे बताएं कि इस वक्त यानी ये तो एक बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन अंसार बरनी ट्रस्ट फाउंडेशन किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करती है? रमज़ान के महीने में आप लोगों से क्या अपील करेंगे? मिसिंग जो हो जाते हैं या जी। दुनिया भर में जो लोग फंसे हुए हैं, जी और इसी चीज़ को मैं एक और आपको वाक़या बताऊं। MV सुइज़ आपने सुना होगा, शिप जो फंस गया था, बिल्कुल, उस पर पायरेट्स। कदम कदम पे ज़िंदगियां ख़तरे में थीं, कदम कदम पे। जब सारा कामयाबी हो गई, जब उनको रहा करा लिया, उसके बावजूद कदम कदम पे मौज़े देखे जी। मैंने, मौज़े देखे मैंने कि कैसे वो आए। दुनिया ने तारीफ़ की सही। और मेरे मुल्क में वो मेरे ख़िलाफ़ वो चल रहा था ट्विटर के ऊपर कि एक साबिक़ सदर की तस्वीर, एक ठेकेदार की तस्वीर और अंसार बरनी की तस्वीर, कि ये पायरेट्स अंसार बरनी के हैं। अंसार बरनी जो है वो अगवा करवाता है जहाज़। ये नहीं मालूम इन क्या मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं इन लोगों को कि अंसार बढ़ने की वजह से वो शिप अगवा होने ख़त्म हुए हैं। पहले शिप के ऊपर असले की इजाज़त नहीं थी, फिर नेटो को रब्ता किया गया, अमेरिका से रब्ता किया गया, और अब असला लेके चलते हैं, वो गार्ड होते हैं शिप के ऊपर, और जिसकी वजह से अब वो हाईजैकिंग ख़त्म हो गई है। जो बहुत बड़ा क्रेडिट। एग्जैक्टली। अंसार भाई मुझे बताएं कि जब आपने जैसे कहा मुखालफत होती है, प्रेशर्स आते हैं, तनकीद होती है, ट्विटर ट्रेंड्स चल रहे हों आपके ख़िलाफ़, दिल बर्दाश्त होते हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं। और क्योंकि इसकी वो क्या कर वजह रहा है ना, वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा कुछ। अगर मेरे अंदर गुरूर और तकब्बुर आ जाए कि ये मैंने किया है, सही, तो मैं उस दिन ख़त्म हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो करने वाला है उसने मेरा हाथ थामा है, और जिस तरीके से हाथ थामा है, आज दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में, मैं एक लंदन गया तो एक पुलिस ऑफिसर आया, उसने मुझे देखा, देखने के बाद उसने मुझे सलाम किया और मेरे हाथ को उसने चूमा। तो मैंने कहा गोरे तो ऐसा नहीं करते। गोरे ने बस ज़्यादा से ज़्यादा सलूट कर लिया। तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बाई बर्थ यहाँ का हूँ, और हमें इंडिया के लोग हमेशा ताना देते थे कि तुम्हारे यहाँ ये जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जब आपने उनके लोगों को भी निकाला, उनके लोगों को भी बचाया, तो मैंने कहा एक अंसार बरनी इंडिया में भी पैदा करो। सुभान अल्लाह। आई थिंक कि ये वाकई एक बड़े क्रेडिट की बात है कि जब वो पूरा शिप रेस्क्यू हुआ था तो दुनिया के कितने लोग थे जो हाथ थामने के लिए उस वक्त तैयार थे, लेकिन उसमें जितने भारतीय थे उनको भी अपने वतन उनके खैरियत से पहुंचाना, ये बहुत बड़े दिल की बात होती है और बड़ा एक आपके क्रेडिट पे ये चीज़ जाती है। शाहिद भाभी आपसे पूछना चाहूँगी कि इन्होंने तो कहा कि बड़ा अज़म है, हौसला है, हम अंसार भाई को जानते हैं,
लेकिन कभी ऐसा मौका आया कि जब आपको लगता हो कि इनका हौसला मांद पड़ रहा था और आपने उस मौके पे क्या करके इनके हौसले को बढ़ाया? हौसला मान तो नहीं पड़ रहा, दिल ज़रूर टूटता है जब इस तरह के कोई वाक़या होता है। वक्ती तौर पे ज़रूर थोड़ा इंसान है, ऐसा नहीं कह सकते कि आपको अफसोस नहीं होता है, लेकिन फ़ौरन ही मेरा ख़्याल है कि चूँकि अल्लाह पे ईमान इतना है, अगर आपका ये ईमान हो कि जो काम कर रहे हैं आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इंसानों के लिए नहीं कर रहे और अल्लाह ही करवा रहे हैं आपसे। जो ये काम हो गए हैं इनसे अगर आप बुक पढ़ेंगी तो कई दफ़ा जिस वक्त ये बुक लिखी जा रही थी और हम इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे शहर बानो और तस्नीम रिजवी को, तो ये हुआ कि कई चीज़ें हमें खुद यकीन नहीं आ रही थी वाकई ये काम हो गया और कैसे हो गया। तो बस जब उसकी आप काम में इतना जुट जाते हैं हाँ, कि उस वक्त ये भी नहीं पता चल रहा था कि क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स ऑन क्रेडिट आ रही हैं। जैसे अंसार भाई खुद कह रहे हैं कि मौजज़ाती तौर पे लोग मिलते चले जा रहे हैं, गैब से मदद हो रही है और वो काम अल्लाह ताला करवाता चला जा रहा है। अभी MV स्वीज वाला वाक़या ही अगर देख लें तो हमारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था जिस वक्त ये वाला हमारे सामने प्रोजेक्ट आया और वो फैमिलीज ने रब्ता किया अंसार बर्नी ट्रस्ट से, बहुत परेशान थे, वो कई दर से मायूस होकर आए थे, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे भी और जो शिप के ओनर्स थे उनसे भी रब्ता, कहीं से उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो वो जब यहाँ आए तो पहले तो हम लोग हेजिटेंट थे। बर्नी साहब ने कहा कि मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, मुझे नहीं मालूम ये कौन पायलट भी नहीं है, पता नहीं कौन से इंटरनेशनल नेटवर्क है, कहाँ से आते हैं, ये कैसे अगवा होते हैं। बेशक ये सिलसिला था लेकिन हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन वो चूंकि इतने परेशान थे तो सोचा अच्छा चलो थोड़ी बहुत, वो आहिस्ता 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 ऐसी इन्वॉल्वमेंट होती चली गई। अच्छा, शुरू में मैंने सॉरी कर ली थी। हाँ, थोड़ा सा। फिर गवर्नर सीन थे उस वक्त इशरतुल इबाद खान, उनका मुझे फ़ोन आया, मैं उस वक्त बाहर था, कि यार तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा खैरियत? उन्होंने कहा ये वाक़या है। मैंने कहा मैं तो माज़रत कर चुका हूँ क्योंकि मेरा तजुर्बा नहीं ना समंदर में शिप का अगवा होना। फिर उनको कहने लगे कि यार तुमने आना है बस। उस आदमी ने वाकई उस वक्त खड़े होकर साथ दिया था और मैं आज भी याद करता हूँ कि अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ। बेशक। मुझे ये बताएं कि जिन पे आप हाथ डाल रहे थे अंसार भाई, वो बड़े मजबूत हाथ थे, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल नेटवर्क्स हैं, तो जान का ख़तरा या किसी किस्म की थ्रेट्स नहीं आपको आती थी? दो दफ़ा हमला हुआ उन ममालिक के अंदर, और अभी शायद मैं बता रहा हूँ, शायद हुकूमत को ना पता हो, आपके ज़रिए शायद पता लग जाए, तो फिर मुझ पे बाकी इल्ज़ामात लगा लेना। सीरिया में आपको मालूम है कितनी औरतें और बच्चे फंसे हुए? सैकड़ों औरतें और बच्चे, और जिन हालात में हैं, तो बस इस्तग़फ़ार अल्लाह मियाँ किसी दुश्मन को भी वो हालात ना दिखाए। आपको पता है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में कितनी औरतें और बच्चे जो हैं वो आज तक पाकिस्तानी की हैसियत से रह रहे हैं, क्योंकि उनकी शरीयत तब्दील नहीं हो सकती, उनको शादी के बाद ले जाया गया था और शोहरों को उनके वज़ीर आला ने यकीन दिलाया था कि अपनी बीवी बच्चे ला सकते हो। ये लेके गए, वो सब 15 सालों से फंसे हुए हैं, 350 के करीब औरतें और बच्चे हैं, बल्कि ज़्यादा। कोई आवाज़ उठा रहा है? सही। किसी को पता है? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़ अंसार भाई। उम्मीद यही है कि रमज़ान मुबारक के महीने में ये जो इतने लोग, मैं कहूँगी कि मज़लूम लोग हैं, यानी अगर किसी गलती में हालात आपके, कभी भी हालात का फेरा आपको इस तरह की सिचुएशन में ले सकता है, लेकिन इनकी मदद करना हुकूमतों का, रियासतों का फ़र्ज़ बनता है। हमें फ़ख्र है आपकी काविशों पे। एक दफ़ा फिर तमाम लोगों से कहेंगे कि अपनी हिस्ट्री, अपने हीरोज़ को जानें, उनको फरामोश ना करें, और इनकी जब आप कहानियाँ सुनते हैं, इनकी ज़िंदगी की तरफ देखते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और ये हौसला बढ़ता है कि आप भी इस तरह के कारनामे सर अंजाम दे सकें। बहुत शुक्रिया शाहीन भाभी, अंसार भाई, आप लोगों की आमद का एक दफ़ा फिर। रमज़ान मुबारक। थोड़ा सा ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर, चूँकि आपने उस वक्त ये सवाल किया था, बात दूसरी तरफ निकल गई कि हमारे ट्रस्ट किस तरह के काम करता है, तो हम जो है किसी भी किस्म की, किसी को मसला है, कहीं कोई फंसा हुआ है, किसी के साथ ज़्यादती है, वायलेंस है, लीगल एड की ज़रूरत है, तो मुफ्त कानूनी मशवरे के लिए आप बिला तकल्लुफ़, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए आएँ, और बल्कि ज़्यादातर केसेस होते भी फ्री में हैं, तो इसके लिए हम हर वक्त
मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। कहीं पे भी अगर आपको पता भी हो, हमारे यहाँ आधी कच्ची पक्की बात बताई जाती है ना कि अपनी गलती छुपा ली जाती है, बस अब बंदा आके अपनी स्टोरी बताता है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना हालात, अपनी सिचुएशन यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अंसार बर्नी ट्रस्ट आपकी मदद करता है। किसी किस्म का भी मसला हो, फ्री लीगल एड आपको चाहिए, कहीं और कोई सिनेरियो हो गया है, तो प्लीज़ आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और तमाम अतियात, डोनेशंस और ज़कात देने वालों से भी, क्योंकि ये कार खैर है, खिदमत खल्क है, आप इनकी आगे बढ़कर मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाहीन भाभी Thank you so आपकी very और much. अंसार भाई बहुत आपकी शुक्रिया, आमद बहुत का। शुक्रिया।